हेलो एवरीवन, दिस इज रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने प्रीएम्बल के बारे में पढ़ा था और हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है उसका इंट्रोडक्शन, उसके फीचर्स, उसके स्केड्यूल्स, ये सब चीजें हमने पढ़ ली थी। मतलब कि हमने देख लिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बेसिकली प्रीएम्बल क्या है, ये सब चीजें हमने पढ़ ली। सबसे पहले हमारा संविधान आता है, कॉन्स्टिट्यूशन आता है, उसका इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा। संविधान किस किसने बनाया, संविधान सभा के बारे में पढ़ा। फिर संविधान सभा के बाद फिर हम किस पे आ गए, हमारा संविधान बन गया। उसके बाद हमने देखा कि इसके सोर्सेज हमने कहाँ से बनाया, सोर्सेज कहाँ से लिया, किस किस देश से हमने इसको लिया, इसके फीचर्स क्या हैं, ठीक है, इसमें स्केड्यूल्स कौन कौन से, ये सब हमने यहाँ पे पढ़ा। उसके बाद में हमारे फर्स्ट पेज आता है जो कि आती है हमारी प्रीएम्बल। ठीक है, प्रीएम्बल के बारे में पढ़ा हमने, प्रीएम्बल हमारी प्रस्तावना। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे यूनियन, संघ और उसकी टेरिटरी के बारे में। ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिस इज अबाउट मी। ओके, देखिए यहाँ पे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जो हमारा है वो आर्टिकल 1 से लेके 4 तक है। तो सबसे पहला आर्टिकल ही हमारा आता है आर्टिकल 1 और उससे लेके 4 तक हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल में, आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ है, तो अच्छा आपको याद रखना है कि आर्टिकल 1 क्या है, आर्टिकल 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, तो नहीं, ऐसे याद तो नहीं रखना, लेकिन ये आपको याद हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, बस आपको याद हो जाएगा। आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का संघ है। तो ऑब्वियस है, सबसे पहले वाली चीज में क्या लिखा होगा, इंट्रोडक्शन ही तो होगा। तो इंडिया क्या है, राज्यों का संघ है, काफी सारे राज्यों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, हमारे 28 स्टेट्स हैं, तो स्टेट्स से मिलके बना हुआ है, एक संघ है, एक यूनियन है, जो कि किससे मिलके बना हुआ है, राज्यों से मिलके बना हुआ है। ठीक है, राज्यों और क्षेत्रों को पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है। हमारी फर्स्ट स्केड्यूल में मैंने क्या बताया था आपको, पहली अनुसूची में क्या लिखा गया है, राज्य और उनकी मतलब जो पूरी यूनियन टेरिटरीज और हमारे जो स्टेट्स हैं उनके बारे में किसमें लिखा रखा है, पहली अनुसूची में, फर्स्ट स्केड्यूल में लिखा हुआ है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ये हमारा पहला आर्टिकल बोलता है इसमें क्या क्या चीजें होंगी, मतलब भारत का जो राज्य क्षेत्र है वो क्या क्या, कौन सी जगह भारत के अंतर्गत आती है। आप कैसे बोलेंगे कि ये भाई इंडिया है, ठीक है, ये हमारा भारत है। तो जो राज्य हैं अभी हमारे पास हैं, जब हम स्वतंत्र हुए थे उस टाइम पे हमारे पास जो राज्य थे और आज की डेट में है वो, ठीक है, वो हमारे भारत को, उनको हम भारत बोलेंगे। और पहली अनुसूची में जो भी केंद्र शासित प्रदेश बोले गए हैं, जो भी राज्य बोले गए हैं, वो हमारे इंडिया के अंतर्गत आते हैं। और इस तरह के कोई भी एरिया जिनका हमने अधिग्रहण किया है या किया जा सकता है, मतलब कि क्या है, इंडिया आपने देखा जितने 28 स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरी हैं, इसके अलावा मान लीजिए हम जब संविधान बना था तब की बात बता रही हूँ, हम फ्यूचर में कोई भी, जैसे नेपाल आना चाहे हमारे पास, तो हम उसको कभी ले सकते हैं। पहले हमने सिक्किम को किया, गोवा को किया, पौंडुचेरी को, तो इस तरह से इनको हमने भारत में मिलाया। ठीक है, तो हमने क्या किया, बेसिकली ये कभी फ्यूचर में आए तो इस तरह से आगे भी चल के कोई हमारे देश में आएंगे तो वो आर्टिकल 1 के अंतर्गत इंडिया होगा, मतलब भारत होगा वो। ठीक है, तो राज्य क्षेत्र जो है पहली अनुसूची में जिनको बता रखा है वो, और कभी कोई हम फ्यूचर में आके एक्वायर करें तो उसको, ठीक है, वो भारत के अंतर्गत आएंगे, ये पहला आर्टिकल बोलता है। ठीक है, अब भारत राज्यों का संघ है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बोला कि भारतीय महासंघ, ये जो हमारा भारतीय महासंघ है, जो संघ है हमारा यूनियन, वो एक संघ है और किसी भी राज्य को भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अब जितने मिल गए वो तो मिल गए, ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश आके बोले कि नहीं हमें पसंद नहीं आ रहा, इंडिया की गवर्नमेंट हमें पसंद नहीं आ रही, हम तो अलग होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो आगे चल के आप अलग नहीं हो सकते, अब आप हमारे देश का ही पार्ट है और अब आप अलग नहीं हो सकते, तो इनको अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, देश एक अभिन्न इकाई है, इसमें प्रशासन की सुविधा के लिए विभिन्न राज्य शामिल हैं। राज्यों में हमने बंटवारा क्यों किया है, क्योंकि हम वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से कर सकें। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो, क्योंकि कम जगह अगर हम लेंगे तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से हो सकता है। इसी वजह से हमने इसको अलग अलग इकाइयों में, अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट बोले कि नहीं हम तो अपना अलग देश बनाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमने यहाँ पे फेडरल की जगह यूनियन वर्ड लिखा है। क्या लिखा है, यूनियन वर्ड लिखा है। इसका मतलब है कि ये यूनाइटेड है, इसको आप अलग नहीं कर सकते, इसमें से आप अलग नहीं हो सकते। ठीक है, ओके। भारत संघ में केवल संघीय व्यवस्था के सदस्य होने और संघ के साथ शक्तियों को साझा करने के लिए राज्य शामिल है। तो बेसिकली क्या है, हमारे में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जैसे लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको बताया।
शक्तियों का बंटवारा किया गया, उनके पास पावर्स है, वो अपना प्रशासन अच्छे से कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते बोले कि हम अलग जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, ओके। अब भारत के क्षेत्र और राज्यों के अलावा केंद्र शासित प्रदेश और ऐसे अन्य क्षेत्र भी शामिल हैं आर्टिकल 1 में, जिन्हें कभी भी फ्यूचर में अधिग्रहित किया जा सकता है। तो ये वही चीज है जो मैंने आपको बताई। अब देखते हैं आर्टिकल 2 में क्या लिखा है। आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है कि नए राज्यों के जुड़ने या स्थापना से संबंधित है। हम भारत जो है उसमें कोई मान लो नेपाल को मिला रहे हैं, तो ये नया एक स्टेट जुड़ जाएगा इसमें। ठीक है, तो नया देश आके जुड़ रहा है या इसका कोई एक एरिया जुड़ रहा है, तो हम उसको नए राज्य बना रहे हैं, मतलब यहाँ से जोड़ रहे हैं। तो किसी भी नए राज्य के जुड़ने से, उसकी स्थापना से संबंधित है आर्टिकल 2। इसमें संसद नियमों और शर्तों के आधार पर नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। बेसिकली इसमें क्या लिखा हुआ है कि आपने बोला कि नए राज्यों को हम अपने देश में मिलाएंगे, अब फ्यूचर में कभी मिलाएंगे, तो मिलाएंगे ये तो आपने पहले आर्टिकल में बोल दिया, लेकिन उसको किस तरह से मिलाएंगे, कैसे करेगी संसद, वो नियम किस में लिख रखे हैं, आर्टिकल 2 में लिख रखे हैं। ठीक है, नए राज्यों के लिए। अब बात करते हैं आर्टिकल 3 की। आर्टिकल 2 में आपने देखा कि कोई भी दूसरे देश से हम अपने में मिला रहे हैं, तो आर्टिकल 2। आर्टिकल 3 हमारे ही देश का कोई स्टेट है, ठीक है, कोई भी एक स्टेट है, उसको हम 2 में डिवाइड कर रहे हैं, या 2 स्टेट्स को हम एक मिला रहे हैं, तो इस तरह से ये 2 स्टेट के कुछ कुछ हिस्सों को हम मिला रहे हैं। ठीक है, इसका कुछ हिस्सा था हमने इसमें मिला लिया, इसका कुछ हिस्सा इसमें मिला लिया, तो इस तरह की अगर हम चीजें कर रहे हैं तो आर्टिकल 3 में आता है। तो संसद किसी भी राज्य की किसी क्षेत्र को अलग करके या 2 से अधिक राज्यों को पूरी तरह से या कुछ हिस्सों में जोड़कर या किसी भी राज्य के एक हिस्से को एकजुट करके एक नया राज्य बना सकती है। मतलब कि 2 राज्यों को मिला के एक बना दे, ठीक है, एक राज्य को 2 में डिवाइड कर दे, एक राज्य का कुछ हिस्सा दूसरे में मिला दे। ठीक है, इस तरह के काम करके संसद कर सकती है। ठीक है, ये किस में आता है, आर्टिकल 3 में आता है। ठीक है, तो नए राज्यों का गठन कर सकती है, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकती है, मौजूदा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, उनके नाम में परिवर्तन कर सकती है, ये संसद कर सकती है। ठीक है, ओके। अब जिस तरह से हुआ मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, यूपी से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड, ठीक है, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, ये इसी तरह से हुए हैं। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे आगे, संसद किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा या घटा सकती है, ठीक है, या किसी भी राज्य की सीमाओं या नामों में भी परिवर्तन कर सकती है। नाम में बदल सकती है, सीमाओं को बदल सकती है, क्षेत्र को भी कम या ज्यादा कर सकती है। संसद इस संबंध में निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन करती है। 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 क्या है, संसद का कोई भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा, केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर ऊपर दिए गए किन्हीं या सभी परिवर्तनों को प्रभावी करने के लिए विधेयक प्रस्तुत कर सकती है। मतलब कि लोकसभा कर दे या राज्यसभा कर दे, राष्ट्रपति की सिफारिश पर ऐसा हो सकता है। ठीक है, ओके, पहली स्टेप। अब विधेयक प्रस्तुत कर दिया, यदि ऐसा कोई भी विधेयक किसी राज्य की सीमा या नाम को प्रभावित करता है तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, संसद में पेश करने से पहले उसको, ये कोई भी मान लो लोकसभा कर रही है, राज्यसभा कर रही है, कोई भी कर रहा है, तो उससे पहले राष्ट्रपति क्या करेंगे, संसद में इसको पेश करेंगे कि भाई इस पे वोटिंग कराओ। वोटिंग कराने से पहले राष्ट्रपति ऐसा चाहे तो जिस राज्य की सीमा या नाम में परिवर्तन हो रहा है उस राज्य के विधानमंडल को विधेयक के बारे में बताएंगे। बेसिकली उनका काम क्या है कि वो बता देंगे, देखो देखो हम आपके इसमें ये चेंज कर रहे हैं। अब वो माने या ना माने वो यहाँ लिखा हुआ है। स्टेप 3 में क्या लिखा हुआ है, राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो है विधानमंडल जो है वो दी गई समय सीमा के भीतर एक राय व्यक्त करेंगे कि हमें ठीक लग रहा है, नहीं लग रहा है। अगर वो नहीं करते हैं तो यह माना जाता है कि उसने अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं। ठीक है, संसद राज्य विधानमंडल के विचारों को स्वीकार करने या कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है। वो उनसे बस एक थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है, बोल सकते हैं कि देखो हम ऐसे ऐसे चेंजेस कर रहे हैं, आप चाहते हैं नहीं चाहते हैं। अगर उन्होंने हाँ में आंसर दिया तो बहुत अच्छा, ना दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मतलब उनकी जो भी उन्होंने बोला है उसको मानने के लिए जो राष्ट्रपति है या जो संसद है वो बाध्य नहीं है। ठीक है, अब उनसे पहले एक बार पूछ लिया जाता है, भले ही राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने समय अवधि के भीतर अपने विचार प्रस्तुत कर दिए हैं। अगर उन्होंने समय सीमा में नहीं किए हैं तो बिल्कुल ही कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अगर उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर उन्होंने बता दिया है तो भी जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट मानेगी या नहीं मानेगी। ओके, ये 3 स्टेप्स करके उन चीजों में चेंजेस किया जा सकता है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं आर्टिकल 4 की। आर्टिकल 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 4 में बोला गया है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, ये आर्टिकल 2 में कोई दूसरा राज्य हम जोड़ना चाह रहे हैं और इसमें एक राज्य को बदल रहे हैं अपने देश के अंदर ही, उसके नाम में सीमाओं में परिवर्तन कर रहे हैं, तो इसमें संसद ऐसे पारिणामिक और
आनुषंगिक उपबंध कर सकती है, मतलब ये काम कर सकती है जो वह आवश्यक समझे, जो भी वो समझती है, नाम में चेंज करना है, उसके क्षेत्रफल में चेंज करना है, कुछ भी करना है, तो संसद जो भी चाहती है वो कर सकती है। संसद इसके अंतर्गत पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन कर सकती है। पहली और चौथी अनुसूची क्या है, अब याद करिए। पहली अनुसूची में क्या लिख रखा है, राज्य और क्षेत्रों के बारे में, स्टेट्स के बारे में बताया गया है बेसिकली, ठीक है, स्टेट्स के बारे में बताया गया है, राज्य क्षेत्र के बारे में, तो उसमें चेंज होगा, तो पहली अनुसूची में भी चेंज होगा। चौथी अनुसूची में क्या लिख रखा है, राज्यों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, राज्यसभा में रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनमें भी तो चेंजेस होगा। राज्यसभा में रिप्रेजेंटेटिव किसके हिसाब से आते हैं, एरिया के हिसाब से आते हैं, तो उसमें भी चेंज होगा, तो उनमें भी संशोधन होगा। और उसे ये जो संशोधन होगा ना, उसको अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। अब इनकी जगह में, एरिया में, या एक राज्य दो राज्य में डिवाइड हो रहा है, अब एक स्टेट है वो दो स्टेट में डिवाइड हो जाएगा। अब मान लीजिए इसमें राज्यसभा की सीट्स अलग थी, 20 थी, मान लो अपन पूरे में मान लेते हैं 20, और इनका एरिया 60-40 में डिवाइड हुआ, तो जो सीट्स है ना वो भी इसी रेशियो में डिवाइड होगी, ठीक है, सीट्स भी इसी रेशियो में डिवाइड होती हैं। तो बेसिकली फोर्थ शेड्यूल में भी चेंज होगा और फर्स्ट में भी चेंज होगा। फर्स्ट में कैसे चेंज होगा, इसके एरिया में चेंज हो गया, तो ठीक है, तो ये इसको जो चेंज कर सकती है, और इस चेंज को 368 के तहत संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है। अर्थात नए राज्यों के नाम, क्षेत्रफल, राज्यसभा में स्थानों की संख्या से संबंधित उपबंध के लिए संसद को संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, संविधान में संशोधन की जरूरत नहीं है। संविधान में संशोधन किसके अंतर्गत होता है, आर्टिकल 368, ठीक है। संसद यह कार्य साधारण बहुमत के द्वारा कर सकती है। साधारण बहुमत मतलब 50% से ज्यादा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब देखते हैं 1, 2, 3, 4 आपने पढ़ लिया। पहले में क्या लिख रखा था कि बता रखा था कि कौन कौन से भारत का हिस्सा होंगे। दूसरे में कि कोई आपको जोड़ना है तो किस तरह से जोड़ोगे। तीसरे में कि कोई स्टेट को दूसरे दो में डिवाइड करना है, एरिया में डिवाइड करना है, कुछ करना है तो। चौथे में क्या दे रखा है कि ये चेंज किस तरह से होगा, पहली और चौथी अनुसूची में भी चेंज होगा, साधारण बहुमत से होगा, ओके, ठीक है। अब देखते हैं राज्यों का पुनर्गठन। हमारे कौन कौन से राज्य हैं उसके बारे में अब हम देख लेते हैं। यहाँ पे राज्यों को 4 भागों में विभाजित किया गया था। ये 1953 से पहले की बात है, ठीक है। उससे पहले भारत जो था उसमें 4 भागों में विभाजित था, पार्ट ए, बी, सी, डी, ठीक है। 1950 का संविधान 4 भागों में राज्यों को वर्गीकृत करता है। इसमें भाग 1 मतलब जो ए था उसमें 9 राज्य थे, और ये चुने गए गवर्नर द्वारा शासित ब्रिटिश जो भारत के पूर्व गवर्नर प्रांत थे, ठीक है। मतलब ये कौन से प्रांत थे, ये पार्ट ए में उन राज्यों को रख रखा था जो कि पहले जो गवर्नर होता था वो इन पे शासन करता था। ब्रिटिश भारत के पूर्व गवर्नर प्रांत थे, ठीक है। और पार्ट बी में क्या लिख रखे थे, 8 राज्य थे। ये कौन से थे, ये पुरानी रियासतें थी जिन पे राजाओं का राज हुआ करता था, राजाओं का राज था, इन पे गवर्नर का राज था, ठीक है। उसके बाद पार्ट सी, यहाँ पे हमने भारत देख रहे हैं, पार्ट सी में कौन से हैं, 10 राज्य थे। ये कौन कौन से थे, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य आयुक्त द्वारा शासित ब्रिटिश भारत के पूर्व मुख्य आयुक्त प्रांत थे। मुख्य आयुक्त प्रांत अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो वो वाले पार्ट सी में आ गए थे, ठीक है। पार्ट डी में केवल एक राज्य था जिसे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल द्वारा प्रशासित किया जा सकता था, ठीक है। तो ये आपके किस में आते हैं, पार्ट ए, बी, सी, डी में। देखिए अब मैं आपको बता देती हूँ पार्ट ए में कौन कौन से थे। असम था, बिहार था, बम्बई था, मध्य प्रांत, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत और पश्चिम बंगाल, ये पार्ट ए में था। अब इनके नाम आपको अलग अलग लगेंगे, कोई सारे क्यों लगेंगे, कई सारे नाम अलग अलग, क्योंकि उस टाइम पे फिर हमने जैसे कि आंध्र प्रदेश ये था, ये इस तरह के नाम नहीं रखे थे। फिर हैदराबाद रियासत पार्ट बी में आ गई थी। जम्मू कश्मीर जिन पे राजाओं का राज था, ठीक है। मध्य भारत, मैसूर, पटियाला पूर्वी पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र जो गुजरात है अभी, ठीक है, और यहाँ पे कोचीन और विंध्य प्रांत जो थे वो पार्ट बी में आ गए थे। पार्ट सी में अजमेर आ गया था, भोपाल, ठीक है, बिलासपुर आ गया था, फिर कुर्ग जिला आ गया था, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा, ये पार्ट सी में थे। पार्ट डी में कौन कौन सा था, सिर्फ एक ही था, अंडमान निकोबार, और कोई भी अगर हम फ्यूचर में कभी रखें तो वो, ठीक है, पार्ट डी में। तो यहाँ पे आपको नाम याद नहीं रखने, बस मैं आपको एक इंफॉर्मेशन, एक नॉलेज के लिए बता रही हूँ। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। ये पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश थे एस के धर, इनको याद रखना है आपको, एस के धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की। इन्होंने इनसे पूछा कि आप एक तरह से जांच करो, पता करो कि
राज्यों का पुनर्गठन जो करना है वो भाषा के आधार पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या वो सही भी है या नहीं है। तो यहाँ पे इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया। इन्होंने बोला कि नहीं नहीं, भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, नहीं तो लोग अपने अपने लैंग्वेज के लोगों को पसंद करने लग जाएंगे, ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लोगों में एक तरह से क्या होगा कि वो अपने तरह के लोगों को तो पसंद करेंगे और दूसरों को अलग समझेंगे, इसलिए उन्होंने मना किया। प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए, इन्होंने इसका समर्थन किया। कौन सा आयोग था? एस के धर, ठीक है, नाम याद रखना है। एस के धर आयोग के निर्णयों की परीक्षा करने के लिए फिर इनने बोला, अब इनके जो निर्णय आए थे ना उनकी परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इन्होंने जो चीजें बोली वो क्या सही है या नहीं उसको देखने के लिए जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, ये 3 लोग, ठीक है, इनकी एक समिति गठित की। पहले 4 लोग थे, ठीक है, एस के धर 4, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 3 लोगों की कमेटी बनाई थी। इस समिति में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया, ठीक है। इन्होंने इस कमेटी का नाम क्या था? देखिए, नेहरू थे, पट्टाभी सीतारामैया थे, तो जवाहरलाल नेहरू जे, ठीक है, और पट्टाभी सीतारामैया पी, और यहाँ पे एक और पर्सन कौन थे हमारे? एक और थे वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो जे बी पी, ठीक है। इस समिति की रिपोर्ट आई, इसके बाद मद्रास राज्य में इन्होंने क्या खारिज कर दिया। अब इस रिपोर्ट के बाद मद्रास जो राज्य था वहां पे, जो चेन्नई है आपका, तो मद्रास राज्य जो था वहां पे तेलुगु भाषा बोलने वाले जो लोग थे उन्होंने श्री रामुल्लू के नेतृत्व में आंदोलन स्टार्ट कर दिया। इन्होंने बोला नहीं नहीं, हमें तो भाषा के आधार पर चाहिए। तो तेलुगु भाषी लोगों ने क्या बोला कि हमें तो भाषा के आधार पर अपना एक अलग राज्य चाहिए। इन्होंने जब आंदोलन किया तो उस आंदोलन में 56 डेज का 56 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को रामुल्लू इनकी डेथ हो गई, और इनकी डेथ होने के बाद प्रधानमंत्री जो थे हमारे नेहरू, उन्होंने तेलुगु भाषा बोलने वाले लोगों के लिए एक अलग राज्य बना दिया, और वो क्या था? आंध्र प्रदेश, ठीक है। तेलुगु भाषा बोलने वालों के लिए एक अलग राज्य बना दिया जो कि क्या था? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जब कब गठित हुआ था? भाषा के आधार पर हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को, ठीक है। पहला भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, ठीक है, जो अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में डिवाइड हो गया। यह है राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली, ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग। अब इसके बाद वापस से हुआ तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थी। इसके अन्य सदस्य जो थे वो पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार एम के पाणिक्कर थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया गया। राज्यों का पुनर्गठन, ये अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया गया। यहाँ पे इनकी डेथ के चक्कर में ये काम कर दिया गया था। अब उसके बाद 1956 में हुई पुनर्गठन, ठीक है। इसके अनुसार भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। इसमें क्या हुआ? नवंबर 1954 में फ्रांस की सरकार ने, अब ये स्थापित हुई ना, उससे पहले की चीजें सुन लो थोड़ा सा, ठीक है। तो 1954 में फ्रांस की सरकार ने अपनी जो बस्तियां थी, जो कि पौंडीचेरी, यन्नाम, चंद्रनगर और केरिकल, ये थी, इनको भारत को सौंप दिया। और 28 में 4 अलग अलग जगह पे, देखिए यहाँ पे 4, जो आप पौंडीचेरी की बात करते हैं वहां पे आपके 4 राज्य हैं। देखिए यहाँ पे ये पौंडीचेरी है, ये कराईकल है, ये यहाँ पे ये पौंडीचेरी, माहे, ठीक है। तो ये आपकी ये आपका ये आपकी 4 जगह जो थी वो फ्रांस की सरकार ने हमें दे दी। अब 4 अलग अलग जगह पे दी थी तो हमने इसको पूरा का पूरा नाम क्या दे दिया? पौंडीचेरी दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 28 मई 1956 को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर कर दिए और इन सभी को मिलाकर पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र का गठन कर दिया गया, ठीक है। इन सभी को पौंडीचेरी बना लिया गया। अब भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा को, दमनदीप को, इन सभी को पुर्तगालियों से मुक्त करा लिया, ठीक है। गोवा और दमनदीप को 1961 में, ठीक है, कार्रवाई करके और उनका पूर्ण अधिकार कर लिया। और 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा और दमनदीप को प्रथम परिशिष्ट में शामिल कर लिया गया और अभिन्न अंग बना लिया। मतलब कि पहली अनुसूची में इसको शामिल कर लिया गया, गोवा दमनदीप को, ठीक है। सिंपल सी बात है, गोवा और दमनदीप को। क्लियर है? ओके। फिर उसके बाद 1 मई 1960 को मराठी और गुजराती भाषा बोलने वाले, ये यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि कौन कौन से को बाद में एक्वायर किया है हमने, ठीक है। ओके, अब हमारे देश के अंदर की बात कर रहे हैं। अब हम वापस से 1960 में क्या हुआ
मराठी और गुजराती भाषा बोलने वाले जो लोग थे उनके बीच में भी बातें होने लग गई, वो भी बोलने लग गए नहीं नहीं हमें भी अलग अलग राज्य चाहिए। तो मराठी बोलने वाले को अलग और गुजराती बोलने वालों के लिए गुजरात बना दिया, मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र बना लिया। ये किस में से टूट के बना? बम्बई राज्य जो पहले हुआ करता था बम्बई, उसका बंटवारा हो गया महाराष्ट्र और गुजरात में। ठीक है, उसके बाद नागा आंदोलन के कारण असम को विभाजित करके 1 दिसंबर 1962 को नागालैंड को अलग राज्य बना लिया गया। ठीक है, असम को विभाजित कर दिया और एक नागालैंड अलग बना लिया गया। ठीक है, उसके बाद 1 नवंबर 1966 को पंजाब को विभाजित कर दिया और पंजाबी भाषा बोलने लग गए, और जो लोग हिंदी भाषा बोलते थे उनको हरियाणा बना दिया गया। ठीक है, पंजाब के लिए जो पंजाबी भाषा बोलने वाले और हिंदी भाषा बोलने वालों के लिए हरियाणा बना दिया। 1 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया, हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया और हरियाणा और पंजाब को अलग कर दिया गया। ये डेट्स भी आपको याद रखनी है। फिर 1 जनवरी 1972 को मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। ठीक है, इनको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया, इसको भी मिल गया। अब क्या हुआ? 75 में 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। ठीक है, अब सिक्किम को बनाया गया। फिर आपको एक एक करके बस पढ़ना है इसको, डेट्स कई बार पूछ ली जाती हैं। हालांकि 20 फरवरी 1987 को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, 30 मई 1987 को गोवा को 25वां राज्य का दर्जा दिया, और 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करके 26वां राज्य बना दिया गया, 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, मध्य प्रदेश को 36 मतलब मध्य प्रदेश को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, और उसी साल 3 किए गए थे। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को 27वां राज्य बनाया गया था। कहाँ से? यूपी से उत्तराखंड अलग कर दिया गया था। 15 नवंबर 2000 को झारखंड को 28वां राज्य बनाया गया। ठीक है, बिहार से झारखंड को अलग करके 28वां राज्य झारखंड को बनाया गया, 1/9/15। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 जून 2014 को तेलंगाना को भारत का 29वां राज्य बनाया गया। ठीक है, तेलंगाना को अलग करके आंध्र प्रदेश से भारत का 29वां राज्य बनाया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? यहाँ तक की बात तो आपको सबको पता होगी। अब अभी हाल ही में 2019 में 31 अक्टूबर 2019 को ये भी आपको पता होगा, जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया। जम्मू कश्मीर ये पूरा था, इसमें जम्मू कश्मीर ये वाला और ये वाला जो पार्ट था उसको लद्दाख। ठीक है, और यहाँ पे 22 जिले हैं, ये लद्दाख वाला एरिया है, तो उसको 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। ये अक्साई चीन है। ठीक है, और ये पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, यहाँ पे सियाचिन है। तो ये जो है ना, इनको 2 यूनियन टेरिटोरी में बदल दिया गया, और अब इस तरह से 28 राज्य हो गए, जो 29 थे, और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। इसके बाद फिर बाद में क्या हुआ? जो दादर नगर हवेली और दमन दीव थे, ये केंद्र शासित प्रदेश, उनको विधेयक लाया गया 2019 में। 26 नवंबर 2019 को ये पेश किया गया, और इसमें फिर वापस से कितने, इन दोनों को एक कर दिया गया, दादर नगर हवेली और दमन दीव, इनको एक करके 8 केंद्र शासित प्रदेश होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से चीजें चेंज हुई। तो बेसिकली हुआ क्या? मतलब सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश, हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर सबसे पहला गठित होने वाला राज्य था। ठीक है, आंध्र प्रदेश के बाद फिर हमने देखा कि गोवा आ गया। ठीक है, और पांडिचेरी आ गया। पांडिचेरी के अलग अलग जो राज्य थे उनके लिए कर दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। फिर बाद में सिक्किम। तो इस तरह से इनमें चेंजेस हुए। अब फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि क्षेत्रीय परिषद, ये क्षेत्रीय परिषद इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये क्षेत्रीय परिषद, भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। इनका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, और केंद्रीय गृह मंत्री और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। तो राष्ट्रपति इनका क्या करते हैं? गठन करते हैं, और केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति इनको मनोनीत करते हैं। केंद्रीय मंत्री जो भी होते हैं वो क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, अब संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री उनके उपाध्यक्ष होते हैं, जो हर वर्ष बदलते रहते हैं। भारत में गठित जो 5 क्षेत्रीय परिषदों पर किस तरह से राज्यों के नाम जो हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं मैं? हमारे जो देश में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। ठीक है, इसी तरह का भारत है। तो उत्तरी में कौन कौन से आ गए? ऊपर वाले पूरे, जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर, फिर हिमाचल, फिर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। ठीक है, ये सब इसमें आ गए, और दिल्ली और चंडीगढ़, ये हो गया। ठीक है, दिल्ली और चंडीगढ़ ये किस में आ गए? उत्तरी में, ऊपर ऊपर वाले। यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा,
चंडीगढ़ इसी में, ठीक है, दिल्ली, और यहाँ पे आपका ये पूरे के पूरे इसमें आ गए, ठीक है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, सॉरी राजस्थान भी है, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ और दिल्ली इसमें आ गए। फिर मध्य क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, ये मध्य वाले आ जाएंगे। मध्य वाले कौन कौन से, इधर यूपी आ जाएगा, इधर मध्य प्रदेश आ जाएगा, ठीक है। यूपी की जस्ट ऊपर उत्तराखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, ये सब मध्य क्षेत्रीय परिषद में आ जाएंगी। फिर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, तो पूर्व के सारे आ जाएंगे। कौन कौन से पूर्व के, बिहार, पश्चिम बंगाल, बिहार इधर है, पश्चिम बंगाल इधर है। फिर उसके बाद उड़ीसा है यहाँ पे आपका, फिर झारखंड, फिर इधर असम, सॉरी यहाँ सिक्किम ऊपर, यहाँ असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, ये पूरे के पूरे तो आ ही जाएंगे, ये तो आप बाय डिफॉल्ट बोल ही दोगे। यहाँ पे आपको बस याद कौन कौन से रखने हैं, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, झारखंड, ठीक है। उड़ीसा भी इधर ही है, झारखंड भी इधर ही है, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, ठीक है, पश्चिम बंगाल भी यही है। ओके, ये मैं मैप अगर आपको पता होगा तो ये आपको मेरी सारी चीजें समझ आ रही होंगी। ऐसे पश्चिम बंगाल है पूरा, ऊपर से लाइन है, ठीक है। फिर पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, इधर पश्चिम में जो बच गए, राजस्थान तक हमने कर लिया था, फिर हमारा गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र के जस्ट पास में गोवा हो गया, ठीक है, दादर नगर हवेली, दमनदीप हो गया, ठीक है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमनदीप, ठीक है, ये हो गए आपकी पश्चिमी। और दक्षिण में जितने भी बचे वो दक्षिण में कर दो। दक्षिण में कौन कौन से हो गए, आपका आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। आंध्र प्रदेश के बाद यहाँ पे हमारा केरल हो गया नीचे, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, पौंडीचेरी हो गया, ये सभी के सभी आपके दक्षिण में हो जाएंगे। दक्षिण वाले सारे के सारे दक्षिण में हो जाएंगे, तो सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे ये हमने पढ़ा दक्षिणी क्षेत्र, उत्तरी, पूर्व, उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये जो टेबल बनाई है, इससे आपको डेट जो है, जो आपका ईयर था वो आप याद रख सकते हैं। आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1953 में, महाराष्ट्र का 60 में, गुजरात 60, ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात ये आपको पता है मराठी बोलने वाले लोग है ना, और गुजराती बोलने वाले। फिर नागालैंड 63, हरियाणा 66, हिमाचल प्रदेश 71, ये पूछा गया एग्जाम में, ठीक है, मणिपुर, त्रिपुरा 72, मेघालय 72, ठीक है, सिक्किम 75, ये भी कई बार पूछा जाता है, मिजोरम 87, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये आपका 2000, ठीक है, तेलंगाना 2014। और इसके अलावा अभी हम देखते हैं जम्मू कश्मीर 2019 में 31 अक्टूबर को, ठीक है। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट होता है। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, थैंक्स।